हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम इकोनॉमिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है व्हाट आर इंफीरियर एंड गिवन गुड्स। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्टली एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन आता ही है, तो इसको देख लेते हैं। उससे पहले हम देखते हैं कि इनकम अफेक्ट एंड सब्सटीट्यूशन इफेक्ट क्या होता है, क्योंकि जब हम गिवन गुड एंड इंफीरियर गुड्स को डिस्कस कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि इनकम अफेक्ट एंड सब्सटीट्यूशन इफेक्ट क्या होता है। Income effect refers to the change in demand for a good as a result of a change in income of a consumer. मीन्स कंज्यूमर की इनकम में चेंज होने की वजह से उसकी डिमांड में जो चेंज आता है उसे हम बोलते हैं इनकम अफेक्ट। इनकम दो तरह की हो सकती है, एक होती है रियल इनकम, एक होती है नॉशनल इनकम। रियल इनकम क्या होती है? ये हमारी परचेजिंग पावर से रिलेटेड है। कैसे, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए मैंगो जिसके प्राइसेस 60 रुपीज़ हैं, तब हम 1 kg मैंगो परचेज कर रहे हैं पर केजी। ठीक है, यहाँ पर केजी 60 रुपीज़ पर 1 kg मैंगो परचेज किए जा रहे हैं और जब प्राइसेस कम होकर 30 रुपीज़ पर केजी हो जाते हैं तो हम वही 1 kg 30 रुपीज़ में परचेज कर पा रहे हैं और अब हमारे पास 30 रुपीज़ बच जाते हैं, मीन्स एक्स्ट्रा हो गए हैं। तो इन 30 रुपीज़ को हम एक्स्ट्रा 1 kg मैंगो परचेज करने पर भी लगा सकते थे या फिर हम कोई अदर थिंग भी परचेज कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? प्राइजेस कम होने की वजह से हमारी परचेजिंग पावर बढ़ गई है, तो इसी को हम बोलते हैं हमारी रियल इनकम बढ़ना। ठीक है, इससे क्या होता है, हमारी परचेजिंग पावर बढ़ जाती है और हमारी डिमांड बढ़ जाती है। क्लियर। और जब हम बात करेंगे इनकम अफेक्ट की तो हम इसी रियल इनकम की बात करेंगे। ओके, उसके बाद आती है नॉशनल इनकम। मान लीजिए पहले हमारी इनकम है 100 रुपीज़, फिर हो जाती है 500, फिर 2000, 10,000। तो इस तरह से जो हमारी इनकम बढ़ रही है, ये इनकम क्या है? ये नॉशनल इनकम है और यहाँ हम नॉशनल इनकम की बात नहीं कर रहे हैं। ओके, अब आता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। जैसे कि हम सब्स्टिट्यूट गुड्स के बारे में पढ़ चुके हैं, दो गुड्स को हम कंसिडर करते हैं, यहाँ पर एक गुड को दूसरे की जगह रिप्लेस किया जा सकता है। जैसे कि हम यहाँ एग्जांपल ले रहे हैं टी का एंड कॉफ़ी का। अब इसको हम कैसे समझते हैं? जैसे कि अगर टी के प्राइसेस बढ़ जाते हैं तो क्या होता है, कंज्यूमर टी की डिमांड को कम करके कॉफ़ी की डिमांड को बढ़ा देता है। अगर कॉफ़ी की डिमांड बढ़ रही है और प्राइसेस किसके बढ़े थे? टी के, तो इसका मतलब इन दोनों के बीच में कैसा रिलेशन हो गया? पॉजिटिव रिलेशन। तो हमें ये बात हमेशा याद रखनी है कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट हमें ये बताता है कि प्राइस एंड डिमांड ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स ऑलवेज बीइंग पॉजिटिव रिलेशन। ठीक है, यहाँ पर इसको पढ़ लेते हैं। हिक्स एंड एलन हैव एक्सप्लेन द लॉ इन टर्म्स ऑफ सब्स्टिट्यूशन अफेक्ट एंड इनकम अफेक्ट। हिक्स एंड एलन ने एक्सप्लेन किया है सब्स्टिट्यूशन एंड इनकम अफेक्ट को। द सब्स्टिट्यूशन अफेक्ट स्टेट्स दैट व्हेन द प्राइस ऑफ अ गुड डिक्रीजेस consumers will substitute away from goods that are relatively more expensive to the cheaper good। मीन्स कंज्यूमर यही देखेगा कि चीपर गुड्स कौन सी है, वो अगर एक गुड के प्राइस बढ़ रहे हैं तो दूसरे की ओर ही शिफ्ट करेगा। ओके, उसी को हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन अफेक्ट और ये ऑलवेज पॉजिटिव रिलेशन को शो करता है। क्लियर। अब देख लेते हैं कि इन्फीरियर गुड्स क्या होती हैं। इन्फीरियर गुड्स को जनरली घटिया क्वालिटी की चीप गुड्स बोला जाता है। ठीक है, ये गुड्स क्या होती हैं? Goods whose quantity demanded decreases when the income of the consumer increases beyond a certain level and vice versa are called inferior goods। Means ऐसी goods जिनको आप क्यों कंज्यूम कर रहे हो? क्योंकि आपकी इनकम कम है। ठीक है, आपकी इनकम कम होने की वजह से आप घटिया क्वालिटी या सस्ती गुड्स को परचेज कर रहे हो। जैसे कि यहाँ एग्जांपल लिया है राइस का, तो यहाँ हम सस्ते वाले राइस को कंज्यूम कर रहे हैं जब हमारी इनकम कम है, और अब अगर हमारी इनकम बढ़ जाती है तो हम सस्ते वाले राइस को छोड़कर हम शिफ्ट कर जाएंगे बासमती बढ़िया चावल राइस की ओर। ठीक है, तो ऐसा हमारी काफ़ी गुड्स के केस में होता है कि जिनको हमारी इनकम कम होने की वजह से हमें कंज्यूम करना पड़ रहा था, और अब अगर हमारी इनकम बढ़ जाती है तो हम उनके कंजप्शन को कम करके हम बढ़िया क्वालिटी की गुड्स की ओर शिफ्ट करेंगे, सुपीरियर गुड्स की ओर शिफ्ट करेंगे। ओके, तो इसलिए इनकम अफेक्ट क्या होता है यहाँ पर? नेगेटिव होता है। ठीक है, और एक और बात, इन्फीरियर गुड्स पर लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई होता है। क्लियर। अब देख लेते हैं कि इसको डायग्राम से समझते हैं कैसे इनकम अफेक्ट काम कर रहा है। इनकम अफेक्ट अभी हमने देखा कि इनकम बढ़ेगी तो क्या होता है, इनके लिए डिमांड कम हो जाती है क्योंकि हम सुपीरियर गुड्स की ओर शिफ्ट करना पसंद करते हैं। और इम्पोर्टेंट बात, इन्फीरियर गुड्स के क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल होते हैं और जो हम गिवन गुड्स पढ़ेंगे उसके सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से डायग्राम से हम समझ सकते हैं कि पहले हमारी इनकम थी OY1, तब हम क्वांटिटी डिमांडेड कर रहे थे OQ2, और क्या होता है कि जब हमारी इनकम बढ़कर OY2 हो जाती है तो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड कम होकर OQ1 हो जाती है, क्योंकि हम इसको परचेज करने की बजाय सुपीरियर गुड को परचेज करना ज़्यादा पसंद करेंगे। ओके, अब आता है आगे प्राइस इफेक्ट। इसको हम सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट बोलते हैं। यहाँ देखिए कैसे,
यहाँ पर हम मान रहे हैं कि हमारे सब्स्टिट्यूट गुड्स है, एक है एक्स और एक है वाई, ठीक है। यहाँ पर अगर एक्स के प्राइजेस कम होंगे तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। उसकी डिमांड एक उसके खुद के प्राइस कम होने की वजह से बढ़ रही है, और दूसरा अदर गुड जो सब्स्टिट्यूट गुड था उसके कस्टमर भी यहाँ पर शिफ्ट हो रहे हैं क्योंकि इसका प्राइस कम हो गया है, ठीक है। जैसे कि डायग्राम में दिखाया गया, हम मान लेते हैं कि वाई गुड का डायग्राम है, तो पहले डी हमारा डिमांड का था और वाई के प्राइस में कोई चेंज नहीं आया, और चेंज किस में आ गया, डिमांड में चेंज आ गया। मीन्स यहाँ से इसके जो कस्टमर थे वो शिफ्ट कर गए हैं एक्स गुड की ओर। तो यहाँ पर क्या हुआ, प्राइस कम हुए और डिमांड बढ़ गई है। तो हम ये बात याद रखेंगे कि इन्फीरियर गुड्स पर लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई होता है और इनकम अफेक्ट नेगेटिव रहता है, ठीक है। अगर लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई होता है तो प्राइस अफेक्ट भी कैसा हुआ, नेगेटिव हुआ। क्लियर। आगे आती है गिवन गुड्स। अब ये बात हम बिल्कुल ध्यान दें कि जो इन्फीरियर गुड्स होती हैं उसी में ही गिवन गुड्स कंसिडर की जाती हैं। मीन्स जैसे अगर हम यहाँ पर एक डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं, ये जो सर्कल है ये कंप्लीट हम मान लेते हैं क्या है, इन्फीरियर गुड है, और इसके अंदर अगर ये छोटा सा पार्ट अगर हम कंसिडर कर रहे हैं तो ये क्या है, गिवन गुड। तो हम ये बात याद रखेंगे, गिवन गुड इन्फीरियर गुड्स का छोटा एक पार्ट ही होती है, ठीक है, जिसके क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं होते। अगर मैं आपको दो गुड दो और ये बोलूँ कि बताइए इनमें से कौन सी इन्फीरियर है और कौन सी गिवन है, तो आप ये देखोगे कि किसी गुड का अगर सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है तो वो गिवन है, ठीक है। यहाँ बात करें हम चीप गुड्स की, सस्ती गुड्स की, ठीक है। तो यहाँ से देखिए क्या है, गिवन गुड्स आर द इन्फीरियर गुड्स दैट आर टाइड इन द माइंड ऑफ इंडिविजुअल टू हार्ड टाइम। मीन्स उन्हें कंज्यूम, वो फोर्सफुली उन्हें कंज्यूम करनी पड़ रही हैं ये गुड्स। दीज इन्फीरियर गुड्स आर नोन एज गिवन गुड्स नेम्ड आफ्टर सर रॉबर्ट गिवन। इन गुड्स का नेम गिवन गुड्स सर रॉबर्ट गिवन के नेम पर पड़ा है। मार्शल इंट्रोड्यूस द गिवन्स पैराडॉक्स एज एन एक्सेप्शन to the law of demand in the third edition of his book Principles of Economics। डॉक्टर मार्शल ने अपनी बुक प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स में ये बताया है कि जो गिवन गुड्स हैं उन पर लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता है, ये एक्सेप्शन है लॉ ऑफ डिमांड का, ठीक है, और उसको हम गिवन पैराडॉक्स बोलते हैं। क्लियर। आगे है मिस्टर गिफिन। देखिए जो ये मिस्टर गिफिन ने पॉइंट आउट किया था, यहाँ हम उसकी हिस्ट्री समझ रहे हैं कि गिफिन गुड के बारे में मिस्टर गिफिन ने क्या बताया है, और जब हम इसको डिस्कस करेंगे तो हमें क्लियर हो जाएगा कि गिफिन गुड्स होती क्या है। मिस्टर गिफिन हैज पॉइंटेड आउट दैट एज द प्राइस ऑफ ब्रेड इंक्रीज द ब्रिटिश वर्कर्स परचेज्ड मोर ब्रेड एंड नॉट लेस ऑफ इट। देखिए यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल लिया है, यहाँ पर मिस्टर गिफिन ने भी बताया ब्रेड के बारे में और मीट के बारे में। जो ब्रेड है वो गिवन गुड है और जो मीट है वो सुपीरियर गुड है, ठीक है। यहाँ पर जो ब्रिटिश वर्कर्स थे जो अपनी मोस्ट ऑफ द इनकम का पार्ट है वो इस गिवन गुड पर कंज्यूम कर रहे थे। तो क्या होता है कि गिवन गुड के प्राइसेस बढ़ जाते हैं। हम यहाँ पर एग्जांपल ले लेते हैं कि गिवन गुड के प्राइस थे 30 रुपीज़ और जो मीट जो हमारी सुपीरियर गुड है उसके थे 70 रुपीज़। एग्जाम्पल है ये जस्ट, ठीक है। तो इसका मतलब इनकम कितनी कंज्यूम की जा रही है, 100 रुपीज़। तो अब क्या होता है कि जो ब्रेड है इनके प्राइसेस बढ़कर कितने हो जाते हैं, 50 रुपीज़ हो जाते हैं। अगर इनके प्राइस 50 रुपीज़ हुए तो अभी भी ये सस्ती है मीट से, ठीक है। तो क्या हुआ, क्या अब वो जो ब्रिटिश वर्कर्स थे 50 + 70 क्या वे 120 रुपीज़ अपने खर्च करेंगे इस पर, नहीं। उनके पास टोटल हम मान रहे हैं कि 100 रुपीज़ हैं। वो 30 पहले खर्च करते थे, अब 50 कर रहे हैं। इसका मतलब जैसे प्राइसेस बढ़े अब उनका एक्सपेंडिचर भी बढ़ गया, मीन्स उनकी डिमांड भी बढ़ गई है, ठीक है। वो 50 रुपीज़ इस पर खर्च कर रहे हैं, अब उनके पास 50 रुपीज़ बचते हैं जिससे वो मीट को परचेज नहीं कर पाएंगे। तो क्या करते हैं वे ब्रेड की ही डिमांड को बढ़ा देते हैं। तो यहाँ से हमें पता चला कि ब्रेड के प्राइसेस बढ़ने से ब्रेड की ही डिमांड बढ़ रही है। क्लियर। तो इसका मतलब क्या हुआ, लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं हुआ, यही बोला गया है। यहाँ देख लेते हैं पढ़कर, दिस वॉज समथिंग अगेंस्ट द लॉ ऑफ डिमांड। ये बात हमेशा याद रखनी है कि गिवन गुड्स पर लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता। देखिए क्या था रीजन। The reason given for this is that when the price of bread went up, जब प्राइस बढ़े, it caused such a large decline in purchasing power, उनकी purchasing power कम हो गई, that they were forced to cut down the consumption of meat, और उन्हें अपने मीट के कंजप्शन को कम करना पड़ा, and other more expensive foods, since bread even when its price was higher than before was still the cheapest food article, people consumed more of it and not less when इट्स प्राइस वेंट अप। चाहे इसके प्राइसेस बढ़ ही क्यों ना गए हों तब भी
उन्होंने इसकी कंजप्शन को कम नहीं किया है, बढ़ा दिया है, क्योंकि अब उनकी परचेजिंग पावर कम हो गई और वो मीट को कंज्यूम नहीं कर पा रहे थे, तो मीट को छोड़ दिया उन्होंने और अब वो ब्रेड को ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं। चाहे ब्रेड के प्राइजेस हाई क्यों ना हो गए हो, लेकिन हाई तो हुए बट मीट से ज़्यादा हाई नहीं हुए। क्लियर। अब आगे देख लेते हैं। देखिए इसका भी इनकम अफेक्ट कैसा रहता है, नेगेटिव रहता है। इनकम बढ़ती है तो डिमांड कम हो जाती है, ये हमेशा याद रखेंगे। इन्फीरियर गुड के केस में भी और गिवन गुड के केस में भी इनकम अफेक्ट नेगेटिव रहेगा। ठीक है। उसके बाद आता है प्राइस अफेक्ट। अभी हमने देखा प्राइसेस बढ़ेंगे तो डिमांड बढ़ जाती है, तो जो कि दिखाता है लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं कर रहा है। क्लियर। उसके बाद हम इसका डिफरेंस देख लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इससे हमें क्लियर हो जाएगा जो भी अभी हमने पढ़ा है। देखिए इंफीरियर गुड्स आर गुड्स हुज डिमांड फॉल्स डाउन विद अ राइज इन कंज्यूमर्स इनकम ओवर स्पेसिफाइड लेवल। मीन्स जब कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है तो वो इंफीरियर गुड्स के लिए डिमांड को कम कर देता है। अगर हम इंफीरियर गुड की बात करते हैं तो हम इनकम को ज़्यादा कंसिडर करते हैं और गिवन गुड की बात करते हैं तो हम प्राइस को कंसिडर करते हैं। ठीक है। इंफीरियर गुड के केस में अगर हमारी इनकम बढ़ रही है तो हमने इनकी डिमांड को कम कर दिया है। और गिवन गुड क्या बता रहा है, इट रेफर्स टू दोज गुड्स हुज डिमांड गोज अप विद द राइज इन प्राइस। अगर प्राइस बढ़ेंगे तो इनकी डिमांड बढ़ जाएगी। ठीक है। उसके बाद द डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड मीन्स इंफीरियर गुड पर लॉ ऑफ डिमांड को अप्लाई करता है और गिवन गुड्स पर लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता है। इट हैज क्लोज सब्स्टिट्यूट। ये बात हमेशा याद रखेंगे कि इंफीरियर गुड्स के क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल होते हैं और गिवन गुड के क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं होते। ठीक है। डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। जैसा कि हमें पता है जहां हमारा लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई होता है वहां इन्वर्स रिलेशन होता है और जो डिमांड कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। और अ डिमांड कर्व इज अपवर्ड स्लोपिंग इन केस ऑफ गिवन गुड्स जहां पर लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता है। उसके बाद इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज नेगेटिव। ये हमेशा याद रखेंगे कि इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दोनों ही केस में नेगेटिव होती है। उसके बाद सब्स्टिट्यूशन अफेक्ट ऑलवेज पॉजिटिव होगा, जैसे कि हमने देखा टी एंड कॉफी के केस में। ठीक है। दोनों ही केस में पॉजिटिव होगा। उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि सब्स्टिट्यूशन अफेक्ट इज स्ट्रॉन्गर इन केस ऑफ इंफीरियर गुड्स, क्योंकि वहां पर सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है। जैसा कि हमने देखा इंफीरियर गुड के केस में सब्स्टिट्यूट अवेलेबल होता है, जैसे कि हमने राइस का एग्जांपल लिया। और क्योंकि गिवन गुड में सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं होता है इसलिए इनकम अफेक्ट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और इंफीरियर गुड्स के केस में सब्स्टिट्यूशन अफेक्ट स्ट्रॉन्ग होता है। क्लियर। उसके बाद यहाँ नेक्स्ट पॉइंट है द ओवरऑल प्राइस अफेक्ट। देखिए यहाँ पर बात की है ओवरऑल की। ओवरऑल प्राइस अफेक्ट वुड बी पॉजिटिव व्हेन देयर इज अ फॉल इन इनकम। ये जो ओवरऑल प्राइस अफेक्ट है ये क्या होता है, जो ओवरऑल प्राइस अफेक्ट है ये किसके इक्वल होता है, सब्स्टिट्यूशन अफेक्ट प्लस में इनकम अफेक्ट। क्लियर। जो ओवरऑल प्राइस अफेक्ट है ये इक्वल टू होता है सब्स्टिट्यूशन अफेक्ट प्लस में इनकम अफेक्ट। अब यहाँ मैं बात कर रही हूँ ओवरऑल प्राइस अफेक्ट की। अभी देखिए अगर मैंने यहाँ बोला कि इनकम इलास्टिसिटी नेगेटिव होती है एंड सब्स्टिट्यूशन अफेक्ट पॉजिटिव होता है, और अगर सब्स्टिट्यूशन अफेक्ट स्ट्रॉन्ग हुआ तो इसका मतलब हमारा आंसर भी पॉजिटिव ही आएगा। तो इसका मतलब जो प्राइस अफेक्ट है वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। क्यों, क्योंकि वो इन दोनों का सम होता है। अब बात करते हैं गिवन गुड की। गिवन गुड में भी क्या है, इनकम इलास्टिसिटी नेगेटिव एंड सब्स्टिट्यूशन अफेक्ट कैसा, पॉजिटिव। अब यहाँ बात हो रही है इनकम अफेक्ट स्ट्रॉन्ग है, अगर इनकम अफेक्ट स्ट्रॉन्ग है तो वो कैसा है, नेगेटिव। तो ओवरऑल प्राइस अफेक्ट कैसा आएगा फिर, नेगेटिव। क्लियर। ये इससे याद रखना है, मैं बात कर रही हूँ ओवरऑल प्राइस अफेक्ट की। जनरली जो प्राइस अफेक्ट होता है इन केस ऑफ इंफीरियर गुड वो नेगेटिव होता है, क्योंकि वहाँ लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता है, सॉरी ठीक है, लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई होता है। बट जहाँ लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता वहाँ प्राइस अफेक्ट पॉजिटिव होता है। मैं यहाँ पर ओवरऑल प्राइस की बात कर रही थी, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। क्लियर। उसके बाद इंपॉर्टेंट बात, ऑल गिवन गुड्स आर इंफीरियर गुड्स बट ऑल इंफीरियर गुड्स आर नॉट गिवन गुड्स। बहुत बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन की फॉर्म में। देखिए मैंने यहाँ पर पहले ही बता दिया था कि ये क्या है, गिवन गुड्स, और ये क्या है, हमारी इंफीरियर गुड्स। ठीक है। जो इंफीरियर गुड्स के अंदर ही आती हैं गिवन गुड्स, जिनका सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं होता वो गिवन होती हैं और जिनका अवेलेबल होता है वो इंफीरियर होती हैं। तो ऑल जो गिवन गुड्स हैं वो इंफीरियर गुड्स होती हैं बट ऑल इंफीरियर गुड्स गिवन गुड्स नहीं होती हैं। क्लियर। उसके बाद इंपॉर्टेंट बात हमेशा याद रखनी है हमें कि गिवन गुड्स पर लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता। क्लियर। उसके बाद क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत अच्छे हैं। इन केस ऑफ एन इंफीरियर गुड द इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज, अभी हमने देखा इंफीरियर गुड के केस में भी एंड जो गिवन गुड्स थी उन दोनों के केस में इनकम इलास्टिसिटी कैसी होती है, नेगेटिव होती है। क्लियर।
आगे है इन विच ऑफ द फ्लोइंग कमोडिटीज व्हेन ए कंज्यूमर स्पेंड्स सो मच दैट नेगेटिव इनकम अफेक्ट ओवरवेम, मींस नेगेटिव इनकम अफेक्ट ओवरवेम हो गया है किससे, पॉजिटिव सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट से। तो इसका मतलब नेगेटिव इनकम इफेक्ट ज्यादा है, ठीक है। और अभी हमने देखा जो नेगेटिव इनकम इफेक्ट ज्यादा किस में होता है, गिवन गुड के केस में। यहीं से हमें आंसर मिल गया। और आगे भी पढ़ लेते हैं, पॉजिटिव सब्स्टिट्यूशन अफेक्ट सो एज द अंडरलाइंग डिमांड कर्व इज पॉजिटिवली स्लोप। और पॉजिटिवली स्लोप का मतलब कैसा, ऐसा होगा। और ऐसा किस केस में होता है, गिवन गुड के केस में होता है। क्यों, क्योंकि वहां पर लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता। तो यहां से भी हमें आंसर मिल जाता है पॉजिटिवली स्लोप से, और यहां से भी आंसर मिल जाता है। तो ये हमारा आंसर क्या हो गया, गिवन गुड्स। क्लियर। उसके बाद इन केस ऑफ ए गिवन गुड द डिमांड कर्व विल बी, कह रहा है कि गिवन गुड के केस में डिमांड कर्व कैसा होगा। अभी मैंने यहाँ ड्रॉ करके बताया ये कैसा है, अपवर्ड स्लोपिंग टू द राइट, ठीक है, ये अपवर्ड स्लोपिंग टू द राइट है। क्लियर। मैच करना है, यहाँ पे मैंने इसके ऑप्शन नहीं दिए हैं, हम इसको ऐसे ही डायरेक्ट मैच करेंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कंफ्यूजन होती है, इसको बिल्कुल इजीली हम कर सकते हैं। देखिए कैसे करना होता है, मैं बताती हूँ इनको। देखिए सबसे पहले जब भी आपको सब्स्टिट्यूट गुड्स दिखती हैं और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स दिखती हैं, तो यहाँ हमें जो सेकंड लिस्ट है उसमें ये देखना होता है कि क्रॉस इलास्टिसिटी की बात कहाँ की गई है। देखिए यहाँ ऑप्शन में क्रॉस इलास्टिसिटी कहाँ है, एक है फर्स्ट में और एक है हमारे पास थर्ड में, ठीक है, इन दोनों में है क्रॉस इलास्टिसिटी। अब हमें ये बात याद करनी है कि सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में कैसी होती है, पॉजिटिव होती है या नेगेटिव होती है। मैं पहले बहुत बार बता चुकी हूँ कि जो सब्स्टिट्यूट गुड्स होती हैं उन उसकी केस में पॉजिटिव होती है और कॉम्प्लीमेंट्री की केस में नेगेटिव। और याद कैसे रखना है, देखिए जो सब्स्टिट्यूट के आगे क्या लगा है, सब उसे हम सब्सट्रैक्शन समझते हैं, बट हमें ये बात याद रखनी है, यहाँ हमें रिवर्स उल्टा सोचना है, अपोजिट, ठीक है। जब सब्स्टिट्यूट बोला हो तो पॉजिटिव, और कॉम्प्लीमेंट्री से कैसे समझ में आ रहा है, हमें लग रहा है कि प्लस, लेकिन नहीं, हमें यहाँ पे रिवर्स सोचना है, मीन्स माइनस, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में पॉजिटिव, तो ये थर्ड किससे मैच हो गया, ए से, ठीक है। और कॉम्प्लीमेंट्री केस में कैसी, नेगेटिव, तो ये किससे मैच हो गया, फर्स्ट से। देखिए क्रॉस को क्रॉस से मैच कर दिया हमने। क्लियर। अब हमारे पास दो ऑप्शन बचते हैं, लो प्राइस इलास्टिसिटी एंड पॉजिटिव प्राइस इलास्टिसिटी। और क्या क्या बचा हमें, गिवन गुड्स बच गई और हाई इनकम ग्रुप। गिवन गुड्स के केस में अभी हमने देखा कि पॉजिटिव प्राइस इलास्टिसिटी होती है, क्यों, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता। तो इसका मतलब गिवन गुड्स किससे मैच हो गई, फोर्थ से। उसके बाद हाई इनकम ग्रुप किससे मैच होता है, सेकंड से, लो प्राइस इलास्टिसिटी। लो प्राइस इलास्टिसिटी का मतलब जो हाई इनकम ग्रुप होते हैं उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता कि प्राइस बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं, तो यहाँ पर लो प्राइस इलास्टिसिटी रहती है। क्लियर। आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट है इनकम इलास्टिसिटी लेस देन यूनिटी। देखिए इसको कैसे समझना है, यहाँ पर भी हमें ऑप्शन में कंपेटिटिव गुड्स दिख रही हैं एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स दिख रही हैं। तो सबसे पहले हमें यही देख लेना है कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में कैसा होगा, नेगेटिव रिलेशन देखने को मिलेगा, एंड कंपेटिटिव जिसको हम सब्स्टिट्यूट गुड्स बोलते हैं उस केस में कैसा मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा, ठीक है। यहाँ से हमने देख लिया। अब हम ऑप्शन की ओर चलते हैं। फिर देखिए क्या यहाँ पर फर्स्ट लिस्ट में आपको क्रॉस वर्ड दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। देखिए एक क्रॉस ये है और एक क्रॉस ये है, तो क्रॉस से इन दोनों को मैच किया जा सकता है। देखिए क्रॉस इलास्टिसिटी लेस देन यूनिटी, एक बात याद रखिएगा कि लेस देन यूनिटी का मतलब पॉजिटिव है, क्योंकि लेस देन यूनिटी का मतलब एक से कम है, एक से कम होने का मतलब पॉजिटिव ही है, ये नहीं बोला है कि जीरो से कम है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट बोल दिया उसने क्रॉस इलास्टिसिटी लेस देन जीरो। अगर जीरो से कम बोला जा रहा है तो इसका मतलब समझ जाइएगा कि नेगेटिव की बात कर रहे हैं, क्योंकि जीरो से कम होना तो नेगेटिव होता है। अभी देखिए यहाँ से आपको क्लियरली दिख रहा है कि पॉजिटिव हमने सिर्फ साइन ही लगाए हैं और आपका मैच हो गया है। तो देखिए पॉजिटिव किससे मैच हो गया, फर्स्ट से, और नेगेटिव किससे मैच हो गया, फोर्थ से। क्लियर। अब हमारे पास दो बचते हैं, इन्फीरियर बचता है और सुपीरियर बचता है। और इन्फीरियर के केस में हमें पता है, देखिए ऑप्शन में क्या था, इनकम इलास्टिसिटी, और इन्फीरियर गुड्स की केस में इनकम इलास्टिसिटी नेगेटिव ही होगी। तो अब देख लेते हैं नेगेटिव इन दोनों में से कौन सी है। यहाँ बोला लेस देन यूनिटी, लेस देन यूनिटी तो पॉजिटिव होगी, और यहाँ बोला देखिए लेस देन जीरो, तो इसका मतलब लेस देन जीरो, तो इसका मतलब नेगेटिव होगी। तो देखिए ये भी मैच हो गया। तो इनकम इलास्टिसिटी लेस देन जीरो का मतलब नेगेटिव, और नेगेटिव किस केस में होगी, इन्फीरियर गुड्स के केस में। और इनकम इलास्टिसिटी लेस देन यूनिटी, इसका मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव किसके केस में होगी, सुपीरियर गुड्स के केस में। क्लियर। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। यहाँ से कैसे मैच किया हमने, क्रॉस इलास्टिसिटी लेस देन यूनिटी, यूनिटी का मतलब पॉजिटिव रहना, और पॉजिटिव किससे मैच किया हमने, वन से, एंड सी को किससे मैच किया हमने, कॉम्प्लीमेंट्री गुड से। देन इनकम लेस देन यूनिटी का मतलब पॉजिटिव, ये किससे मैच किया हमने, थर्ड से, एंड लेस देन जीरो आया, जीरो का मतलब नेगेटिव, और नेगेटिव किससे मैच किया हमने, टू इन्फीरियर गुड्स। क्लियर। यस फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगती है तो प्लीज़ कमेंट, लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए। एंड अगर आपकी कोई क्वेरी है तो प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक फॉर बीइंग हियर, थैंक यू।